हेलो डियर स्टूडेंट। आज के इस वीडियो के अंदर राजस्थान बोर्ड द्वारा जारी सामाजिक विज्ञान के पेपर के बारे में चर्चा करेंगे। न्यू सिलेबस और न्यू पैटर्न के ऊपर आधारित ये मॉडल पेपर किस तरह से हल होगा, किस तरह से प्रश्न होंगे और उनके आंसर किस तरह से लिखे जाएंगे, वो इस वीडियो के अंदर जानेंगे। लिखित रूप से मैं इसमें आंसर लिख के आया हूँ, तो आप भी देख लीजिए किस तरह से इसके आंसर लिखे जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं समय की। तो 2.5 घंटे का पेपर रहेगा और पूर्णांक है वो 80 नंबर होंगे। पहला यहाँ पर नोट दिया हुआ है, सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। सभी प्रश्न का अंक उनके सामने अंकित है, यानी जो प्रश्न है उनके सामने उनका अंक लिखा हुआ है कि वो कितने नंबर का है। यहाँ इस पेपर के अंदर 3 खंड दिए हुए हैं, ए बी सी। ए खंड की बात करें तो इसके अंदर बहुविकल्पी प्रश्न हैं, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो कि 15 क्वेश्चन है। प्रत्येक क्वेश्चन है 1 नंबर का है, यानी कि 15 क्वेश्चन आपके 15 नंबर के हो जाएंगे। यहाँ पर पहला जो प्रश्न है, पहले प्रश्न से प्रारंभ करते हैं। 1857 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दर्शन शास्त्र वाले जो जेम्स मिल है, उन्होंने 3 विशाल खंडों में कौन सी किताब लिखी? तो इन्होंने जो किताब लिखी थी उसका नाम था हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो इसका जो राइट आंसर है वो स हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, 19वीं और 20वीं शताब्दी के दौरान 1940 में महाराष्ट्र में कौन सा जनजातीय विद्रोह हुआ? तो वर्ली विद्रोह है वो महाराष्ट्र के अंदर जनजातीय विद्रोह हुआ था। तो ऑप्शन स है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? तो स्वामी जी का मूल नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। तो ब ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है, यानी ऐसा संसाधन जो मानव द्वारा बनाया गया है? तो आपको 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, उसमें से जो द ऑप्शन है कैंसर उपचार की औषधि, तो ये जो औषधि है वो मानव द्वारा निर्मित है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, मानव निर्मित संसाधन। अगला जो 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा निर्माण का नहीं है, यानी जो कारक नहीं है उसको ढूंढना है। अ है समय, ब है जैव पदार्थ, स है मृदा का गठन, द है स्थलाकृति। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मृदा का गठन। अगला सवाल है छठा, कॉफी का प्रमुख उत्पादक देश हैं भारत, रूस, ब्राजील और चीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्राजील। ब्राजील के अंदर कॉफी का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। 7वां प्रश्न है, धर्मनिरपेक्षता से तात्पर्य है। तो धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या होता है वो इसके बारे में बताना है। अ है राज्य का अपने धर्म से, ब है राज्य द्वारा चुने गए धर्म से, स है धर्म को राज्य से अलग रखने की अवधारणा से, द है धर्म सभा द्वारा चुने गए धर्म से। तो इसका राइट आंसर होगा स, धर्म को राज्य से अलग रखने की अवधारणा से, धर्मनिरपेक्षता। 8वां प्रश्न है, प्राचीन भारत में कितने स्थानीय कानून थे? तो प्राचीन भारत में असंख्य कानून थे। तो द ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 9वां क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 39A में कौन से नागरिकों को वकील मुहैया कराने की जिम्मेदारी राज्य के ऊपर सौंपी गई है? तो जो गरीब लोग हैं उनको राज्यों के द्वारा एक वकील मुहैया कराने की बात कही गई है। किसमें? अनुच्छेद 39A में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अ, गरीब हैं, जो गरीब हैं वो आंसर हो जाएगा। अगला 10वां क्वेश्चन है, अकेले उड़ीसा में कितने जनजातीय समूह रहते हैं? तो अकेले उड़ीसा के अंदर 60 से अधिक जनजातीय समूह रहते हैं। तो द ऑप्शन है इसका राइट हो जाएगा। 11वां प्रश्न है, निम्न में से हुडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो हुडा सम्मेलन की अध्यक्षता महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने की थी। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ब। 12वां प्रश्न है, राजस्थान में 1857 की क्रांति का प्रारंभ सर्वप्रथम कहाँ हुआ? तो 1857 की क्रांति का जो सर्वप्रथम प्रारंभ है वो नसीराबाद छावनी से हुआ था। ऑप्शन स आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस भौगोलिक क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व सबसे कम पाया जाता है? तो राजस्थान का जो मरुस्थलीय प्रदेश है उसमें जनसंख्या घनत्व कम पाया जाता है। तो ऑप्शन स आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री राज्यश्री योजना का मुख्य उद्देश्य है?
बाल विवाह से मुक्ति प्राप्त करना, गरीब महिलाओं को रोजगार देना, लड़कियों में शिक्षा एवं स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करना, और द ग्रामीण महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार। तो इसका जो स ऑप्शन है वो राइट होगा, लड़कियों में शिक्षा एवं स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करना। अगला जो 15वां प्रश्न है इसका, हमारे देश में किस संविधान संशोधन विधेयक में पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया? तो 73वें संविधान संशोधन के अंदर ये जो पंचायती राज व्यवस्था है उसको अपनाया गया है। तो ऑप्शन द है 73वें संविधान संशोधन, राइट आंसर हो जाएगा। अब है दूसरा, सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थान भरिए। तो ये जो है आपके 8 रिक्त स्थान दिए हुए, प्रत्येक 1 नंबर का, तो 8 नंबर का ये प्रश्न हो जाएगा। तो चलिए खाली जगह भरते हैं। यहाँ पर पहला दिया हुआ है असम के बारे में। आगे आपको यहाँ 2 खाली जगह की हिंट्स भी दी है, कोयला और खदानें, कोयला खदानें और चाय बागानों। तो ये आगे देख कर आपको खाली जगह में भरने, मैं पहले ही ऑलरेडी पेन से इसको भर के लाया हूँ, आपको भी इसी तरह से बुकलेट के अंदर खाली जगह को भरना है। तो पहले से स्टार्ट करते हैं। असम के आदिवासी चाय बागानों में काम करने के लिए जाते हैं या जाने लगे। तो यहाँ पर खाली जगह में चाय बागान आ जाएंगे। दूसरा है, ब्रिटिश संसद में 1858 में एक नया कानून पारित हुआ और ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में सौंप दिए। तो यहाँ पर ब्रिटिश साम्राज्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तो यहाँ देश और राज्य में से राज्य राइट हो जाएगा। अगला है चौथा, घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून 2006 से लागू हुआ। तो 2002 और 6 हैं, इसमें से 2006 है वो फिल करना है। पांचवा है, सतत विकास लक्ष्य में 17 लक्ष्यों का चयन किया। यहाँ 17 और 19 है, तो इसमें से 17 है वो राइट हो जाएगा। अगला है छठा, हाड़ौती के प्रमुख मंदिरों में कमलेश्वर महादेव का मंदिर बूंदी में स्थित है। कोटा और बूंदी दिया हुआ है, तो यहाँ जो बूंदी में स्थित है इसलिए खाली जगह में बूंदी आ जाएगा। अगला है, कम वर्षा वाले शुष्क प्रदेशों में कंटीली झाड़ियाँ एवं गुल्म उगते हैं, जैसे कि राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में बाड़मेर, जैसलमेर, वहाँ शुष्क प्रदेश हैं और शुष्क जलवायु है। तो जहाँ कम वर्षा होती है उसे शुष्क प्रदेश कहते हैं, वहाँ कंटीली झाड़ियाँ उगती हैं, तो शुष्क यहाँ पर भर देंगे। अगला है यहाँ पर 8वां, चूना, पत्थर, अभ्रक और जिप्सम अधात्विक खनिजों के उदाहरण हैं। धात्विक और अधात्विक में अधात्विक आएगा क्योंकि ये धातु नहीं है। चूना पत्थर है तो ये धातु थोड़ी है, इसलिए यहाँ पर अधात्विक आ जाएगा खाली जगह में। तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, राइट रॉन्ग। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित दिए गए वाक्यों को पढ़कर सही पर राइट व गलत पर क्रॉस निशान लगाइए। ये राइट रॉन्ग है वो 7 दिए और प्रत्येक है वो 1 नंबर का, यानी 7 नंबर के आपके राइट रॉन्ग होंगे। तो पहले से स्टार्ट करते हैं। मार्च 1859 में बंगाल के हजारों रैयतों ने नील की खेती से इनकार कर दिया। तो बिल्कुल सही है, तो यहाँ पर ऑप्शन में आपको कोष्टक के अंदर सही लगाना है, राइट का निशान। दूसरा है, बाल विवाह निषेध अधिनियम 1829 में पारित किया गया, नहीं 1929 में पारित किया था, यानी ये गलत बता रहा है, यानी यहाँ पर गलत लगा देंगे, रॉन्ग यानी क्रॉस का निशान लगा देंगे। तीसरा क्या कह रहा है, तटीय क्षेत्र में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतार में लगाए जाते हैं जिसे बीज की फसल उगाना कहते हैं। बिल्कुल गलत है, बीज की फसल उगाना नहीं कहते हैं, इसलिए यहाँ पर इसका भी क्रॉस हो जाएगा। अगला चौथा है, संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकारी स्कूलों के ज़्यादातर बच्चे सुबह सबसे पहले वफादारी की शपथ लेते हैं। बिल्कुल सही है, शपथ लेते हैं वफादारी की, इसलिए यहाँ पर राइट हो जाएगा। पांचवा है इसका, संविधान के अनुच्छेद 22 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को एक वकील के जरिए अपना बचाव करने का मौलिक अधिकार है। बिल्कुल सही है, तो राइट हो जाएगा। छठा है, भारत में लगभग 500 से अधिक आदिवासी समूह रहते हैं। बिल्कुल राइट है, तो यहाँ भी आपके राइट हो जाएगा। सातवां है, कोटा में 1857 की क्रांति का नेतृत्व ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत द्वारा किया गया, नहीं बिल्कुल नहीं, ये गलत बता रहा है, तो यहाँ पर क्रॉस आ जाएगा। अब है
स्तंभ को मिलाना है। चौथा प्रश्न, स्तंभ अ को स्तंभ ब से सुमेलित कीजिए, यानी मिलाना है। यहाँ पर मिलाने के लिए आपको 5 जो है आधे सेंटेंस दिए हुए हैं और उसे आपको स्तंभ ब से मिलाना। अब 5 दिए हुए तो प्रत्येक 1 नंबर का है, अर्थात आपका जो चौथा प्रश्न है 5 नंबर का हो जाएगा। यहाँ स्तंभ अ में हम बात करते हैं पहले की, राजा राम मोहन राय, तो इनका संबंध किससे है? ब्रह्मा समाज से हैं। ब्रह्मा समाज की स्थापना की थी, तो यहाँ तीसरे से मिलान कर देंगे। दूसरा है, विश्व में तांबे का अग्रणी उत्पादक कौन है? चिली। दूसरा तो कोई देश दिख ही नहीं रहा है, तो चिली हो जाएगा। तीसरा है, महाराणा प्रताप हवाई अड्डा कहाँ पर है? उदयपुर में है, तो उदयपुर से यहाँ इसको मिलान कर देंगे। मृदा अपरदन रोकना कैसे रोकेंगे? चट्टान बांध बनाकर, सीकर तो हो नहीं सकता। तो लास्ट वाला है, खाटू श्याम जी का मंदिर है, तो वो सीकर में स्थित है, तो यहाँ पर सीकर से मिलान कर देंगे। इस तरह से आपका मिलान वाला प्रश्न है वो भी पूरा हो जाता है। अब आपके सामने शॉर्ट आंसर के जो क्वेश्चन आते हैं, अति लघुतरात्मक प्रश्न, यानी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन 5वें से स्टार्ट करते हैं हम, यानी कि ये आगे दिया हुआ है 1 नंबर का है, शॉर्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक 1 नंबर के होंगे। तो 5वां प्रश्न क्या कह रहा है? भारत का मानचित्र बनाने के लिए रॉबर्ट क्लाइव ने किसको पहली बार नियुक्त किया? तो आंसर इस तरह से लिखेंगे आप, भारत का मानचित्र बनाने के लिए रॉबर्ट क्लाइव ने जेम्स रेनेल की नियुक्ति की या उन्हें नियुक्त किया। छठा प्रश्न है, 1819 से 1826 तक मद्रास का गवर्नर कौन था? तो आप लिखेंगे 1819 से 1826 तक मद्रास का गवर्नर थॉमस मुनरो था। इस तरह से आंसर लिख देंगे। 7वां क्वेश्चन है, इसका आंसर कैसे लिखेंगे? प्राकृतिक संसाधन कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, किस तरह से लिखेंगे उत्तर में, प्राकृतिक संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं। सिर्फ आप ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रकृति से प्राप्त होते हैं, या पूरा लिखेंगे तो प्राकृतिक संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं। 8वें क्वेश्चन की बात करते हैं, जल संग्रहण के कोई 2 उपाय लिखिए। तो जल संग्रहण कैसे किया जाता है, इसके 2 उपाय किस रूप में बताने हैं आपको? हार्वेस्टिंग, यानी खेती के थ्रू बताने हैं, खेती के पर्पज में बताने हैं। तो पहला हो जाएगा आपका, वर्षा के पानी को जमीन में होज बनाकर संग्रह करना। दूसरा, खेतों में फव्वारा विधि द्वारा सिंचाई करना, क्योंकि फव्वारा विधि द्वारा सिंचाई करेंगे तो जो जल है उसकी बचत होगी, जो जल है उसका वाष्पीकरण कम होगा, क्योंकि ऐसे अगर डायरेक्ट हम पानी को खेतों के अंदर दे तो जो अतिरिक्त पानी है वो रिस कर जल भूमि में चला जाता है और वाष्पीकरण भी ज़्यादा होता है, जिससे कि जल की हानि होती है। इस तरह हम फव्वारा विधि द्वारा जल का संग्रहण कर सकते हैं, उनको बचा सकते हैं। 9वां है, कानून बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? तो कानून कौन बनाता है? संसद, विधायिका, यानी संसद है उसकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। अब बात करते हैं खंड ब की। जो खंड ब हैं उसके अंदर थोड़े बड़े प्रश्न आएंगे, यानी लघुतरात्मक प्रश्न होंगे, और प्रत्येक जो लघुतरात्मक प्रश्न है वो 3 नंबर का होगा। आपके जो लघुतरात्मक प्रश्न हैं 10 से 17 तक आएंगे, यानी 10 से 17 तक, यानी कि 8 क्वेश्चन होंगे वो लघुतरात्मक प्रश्न होंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस। अब यहाँ पर 3 × 8 लिखा हो, यानी कि 3 नंबर हैं और 8 क्वेश्चन है, यानी 24 नंबर का ये जो होगा लघुतरात्मक प्रश्न का पार्ट होगा। तो चलिए 10वें प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। बंगाल के नवाबों और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच किन बातों पर विवाद थे? कोई 3 बताइए। कारण बताने, कारण क्या है, किस तरह से विवाद हुआ था? तो कारण, पहला कारण है बंगाल के नवाबों द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को रियायतें देने से मना कर दिया। जो नवाब थे, बंगाल के नवाब, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को रियायतें देने से मना कर दिया। दूसरा क्या है, बंगाल के नवाबों द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को सिक्के ढालने का अधिकार न देना, ये भी कारण हो गया। तीसरा कारण क्या हो गया, बंगाल के नवाबों द्वारा व्यापार का अधिकार देने के बदले कंपनी से नजराना मांगना, इसके कारण क्या हुआ, इनके बीच में विवाद हुआ था। तो ये 3 कारण थे, और भी कारण होंगे तो, लेकिन 3 कारण यहाँ पर लिखने हैं आपको। 11वां प्रश्न है, 1857 की बगावत के फलस्वरूप अंग्रेजों ने अपनी नीतियों में किस
तरह बदलाव किया या नीतियाँ किस तरह बदली, कोई 3 नीतियाँ लिखनी है। तो यहाँ पर पहली नीति लिखेंगे हम, ब्रिटिश संसद ने 1857 में एक नया कानून पारित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य को सौंप दिए। दूसरा है, अंग्रेजों ने देश के सभी शासकों को भरोसा दिलाया कि भविष्य में कभी भी उनके भू क्षेत्र पर कब्जा नहीं किया जाएगा। तीसरा बताया उन्होंने कि सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम करने और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का फैसला किया। तो ये 3 नीतियां हैं वो बताई गई है। आपको 3 नीतियां लिखनी है क्योंकि यहाँ पर कोई 3 नीतियां लिखने को कहा। 12वां प्रश्न है, संसाधन क्या है, व्हाट इज रिसोर्स। तो संसाधन क्या है, संसाधन की परिभाषा लिखेंगे, ऐसे स्रोत जिनका उपयोग मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करता है उसे संसाधन कहते हैं। अब संसाधन के बारे में कुछ और भी लिख सकते हैं, कौन सी वस्तु संसाधन कब बनता है, कब कहलाता है। तो यहाँ पर देखेंगे, कोई संसाधन कब बनता है, जब वह वस्तु मानव आवश्यकता की पूर्ति करे, और दूसरा, तकनीकी विकास में जब उसके मूल्य व उपयोगिता में वृद्धि हो तो वही क्या है, संसाधन है। 13वां क्वेश्चन है, बायोगैस संयंत्र का चित्र बनाकर नामांकित कीजिए। तो नामांकित करना है तो सबसे पहले तो आप चित्र बनाएंगे और उसको नामांकित करेंगे। बायोगैस संयंत्र यानी इसे बायोगैस किस तरह से बनती है। तो यहाँ एक तो टैंक दिया हुआ है, तो सबसे पहले एक टैंक होता है और एक तरफ क्या है, कुर्दुम, यानी कि आपको यहाँ पर घास फूस है, पानी है, वो इधर से डालना है। इस दूसरी तरफ क्या देखेंगे आप, खाद डाला हुआ है, उर्वरक डाला हुआ है, निकासी टंकी है, यानी यहाँ से बाहर निकलेगा कौन सा, यो खाद बनेगा वो, यानी आपने यहाँ से इस तरह से अपशिष्ट पदार्थ डाला है, यहाँ क्या हुआ, डाइजेशन हो गया, और डाइजेशन होने के बाद में ऊपर से तो गैस निकल जाएगी, गैस का निकास क्षेत्र है, और बाकी का जो बचा हुआ जो अपशिष्ट पदार्थ है, यानी कि जो यहाँ पर डाइजेस्ट हो जाता है, उसको बाहर निकालेंगे तो वो खाद बन जाएगा, यानी निकासी टंकी इस तरफ बनाई हुई है। तो इस तरह से आप चित्र बनाएंगे और उसको नामांकित करेंगे, और नीचे आप इसका जो चित्र है किसका है तो वो आपको नीचे लिखना है। जैसे बायोगैस संयंत्र है तो बायोगैस संयंत्र लिख देंगे। इस तरह से आप इसका आंसर दे देंगे। 14वां प्रश्न है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से आप क्या समझते हैं। तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ होता है कि बिना किसी भेदभाव के सभी वयस्कों को मताधिकार प्रदान करना, यानी कि वोट देते हैं मताधिकार, यानी कि कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए किसी वयस्क के साथ, और सार्वभौमिक होना चाहिए, सभी जगह होना चाहिए, तो उसे कहते हैं सार्वभौमिक मताधिकार कहते हैं। अब जो भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की आयु है वो कितनी है, 18 साल। 18 साल होने पर वो वोट दे सकता है। 15वां प्रश्न है, न्यायपालिका की क्या भूमिका है। तो न्यायपालिका की भूमिका है वो कुछ पॉइंटों में लिखिए। किस तरह से आप पॉइंटों में लिखेंगे, विवादों का निपटारा, न्यायिक व्यवस्था नागरिक व सरकारों या दो राज्य सरकारों और केंद्र सरकारों के बीच पैदा होने वाली विवादों का हल करने की क्रियाविधि उपलब्ध कराती है। यानी ये न्यायपालिका का काम है। यानी किसी के बीच में कोई विवाद होता है तो इसका निपटार करना है तो इसकी जो क्रियाविधि है वो कौन उपलब्ध कराती है, न्यायपालिका कराती है। तो ये न्यायपालिका की पहली भूमिका हो जाएगी। दूसरी भूमिका है न्यायिक समीक्षा। संविधान की व्याख्या का मुख्य कार्य न्यायपालिका के पास होता है। यदि न्यायपालिका को ऐसा लगता है कि संसद द्वारा पारित किया गया कोई कानून संविधान के आधार ढांचे का उल्लंघन करता है तो वह उस कानून को रद्द कर सकती है। तो ये भी है इसका जो भूमिका है, न्याय समीक्षा करने का जो भूमिका है वो भी रहेगी इसकी। अगला इसका रहेगा कानून की रक्षा और मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन। यानी मौलिक अधिकार है किस तरह से चल रहे, उसमें कोई उल्लंघन तो नहीं हो रहा है, उसकी रक्षा करना वो किसका है, इसका कार्य है, इसकी भूमिका है। तो देश के किसी भी नागरिक को ऐसा लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का हनन या उल्लंघन हुआ है तो वह सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में जा सकता है, वह अपील कर सकता है। तो न्यायालय है, न्यायपालिका है, उसके ऊपर कार्य करेगी और फैसला देगी। 16वां प्रश्न है, राजस्थान के मानचित्र में निम्न सूती वस्त्र के उद्योगों के स्थलों को दर्शाइए। भिलवाड़ा, जयपुर और ब्यावर, इनके स्थानों को दर्शाना है। तो यहाँ पर पहला जो दर्शाया है वो क्या है, भिलवाड़ा है। दूसरा यहाँ पर बीच में दर्शाया हुआ है अजमेर के अंदर, वो है ब्यावर है। और तीसरा है यहाँ पर जयपुर दर्शाया गया है। तो इस तरह से आप इस राजस्थान के मानचित्र के अंदर इसको दर्शाएंगे। 17वां है प्रश्न, साइबर सुरक्षा के उपाय बताइए। कोई 3 उपाय बताने। तो पहला उपाय है साइबर सुरक्षा के लिए अपने पासवर्ड या पिन को कठिन
बनाना है और गोपनीय रखे। एक तो पहले तो कॉम्प्लिकेटेड, ऐसे नहीं कि 1 2 3 4 5 6 लगा दे, उसको आपको कठिन लगाना है और गोपनीय रखे, यानी किसी को बताने नहीं है। पिन भी हो या पासवर्ड हो किसी को बताने नहीं होते, तथा समय समय पर बदलने चाहिए। दूसरा है किसी भी फ़ोन व ईमेल पर व्यक्तिगत जानकारी न दे। अगर किसी का फ़ोन आता है किसी कंपनी का और वो आपकी जो पर्सनल जानकारी है उसको लेकर कोई हैकिंग कर सकता है, यानी साइबर सुरक्षा में छेद लगा सकता है, इसलिए आपको व्यक्तिगत जानकारी ईमेल और फ़ोन पर किसी को नहीं देनी चाहिए। तीसरा है साइबर अपराध की स्थिति में साइबर क्राइम सेल या पोर्टल पर शिकायत दर्ज करें। अगर बाई चांस ऐसा आपके साथ कोई हो जाता है, साइबर अपराध हो जाता है, अपराध होने की स्थिति में आप क्या करेंगे, साइबर क्राइम सेल है या पोर्टल है वहाँ पर शिकायत कर सकते हैं। अब अगला है पार्ट सी। खंड स के अंदर निबंधात्मक प्रश्न होंगे। निबंधात्मक प्रश्न कितने होंगे? 4 प्रश्न होंगे और 4 प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न 4 नंबर का होगा, अर्थात आपका जो सी भाग है वो 16 नंबर का होगा। तो शुरू करते हैं निबंधात्मक प्रश्न में 18वां, गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने का फैसला क्यों लिया? तो इसका जो आंसर आप किस तरह से लिखेंगे, तो कुछ इस तरह से, गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने का फैसला इसलिए लिया क्योंकि, पॉइंटों में लिखेंगे, 1930 में गांधी जी ने ऐलान किया कि वह नमक कानून तोड़ने के लिए यात्रा पर निकलेंगे। गांधी जी का कहना था कि नमक पर टैक्स वसूलना पाप है क्योंकि यह हमारे भोजन का बुनियादी हिस्सा है, क्योंकि नमक एक बुनियादी हिस्सा है और उसके ऊपर भी टैक्स लेंगे तो कैसे चलेगा। तो टैक्स ना लेने के ऊपर उन्होंने, गांधी जी ने एक मुहिम चलाई और ऐलान किया कि हम नमक कानून तोड़ेंगे। दूसरा इन्होंने क्या कहा, इनके अनुसार क्या हुआ, गांधी जी ने पानी उबालकर नमक बनाया। इस आंदोलन में किसान, आदिवासी और महिलाओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया। क्या किया गांधी जी ने? पानी उबालकर नमक बनाया और बहुत सारे लोगों को साथ लिया और बहुत सारे लोग इस आंदोलन में साथ में रहे। अगला पॉइंट क्या लिखेंगे, नमक सत्याग्रह न अमीरी व न गरीबी के बीच में जो मतभेद था उसको मिटा दिया। नमक सत्याग्रह ने क्या किया, अमीरी व गरीबी के बीच में जो मतभेद था ना उसको मिटा दिया। ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगला पॉइंट क्या रह जाएगा, गांधी जी और उनके अनुयायी साबरमती से 240 किलोमीटर दूर स्थित दांडी पर पैदल चलकर और वहाँ उन्होंने तट पर बिखरा नमक इकट्ठा करके नमक कानून का सार्वजनिक रूप से उल्लंघन किया। क्या किया, जो अनुयायी थे वो पैदल चलकर दांडी यात्रा पर चलकर वहाँ गए और उन्होंने वहाँ पर बिखरा नमक इकट्ठा किया और नमक के साथ में उन्होंने सार्वजनिक रूप से नमक कानून को तोड़ दिया, उसका उल्लंघन कर दिया। तो इस तरह से हम इसके बारे में लिख देंगे कि गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने का फैसला क्यों लिया। तो मेन कारण तो क्या था, क्योंकि नमक के ऊपर टैक्स लग रहा था, तो टैक्स को हटाने के लिए ऐसा किया उन्होंने। 19वां प्रश्न है, विश्व में की जाने वाली कृषि को किन किन आधारों पर निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि में वर्गीकृत किया गया है। विश्व के अंदर 2 प्रकार की कृषि को वर्गीकृत किया गया है, निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि। तो किस आधार पर की गई है वो लिखना है आपको। तो आंसर हो जाएगा आपको किस तरह से लिखना है, भौगोलिक दशाओं, उत्पादन की मांग, श्रम और प्रौद्योगिकी स्तर के आधार पर कृषि को 2 भागों में बांटा गया है। कौन सी? निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि। अभी निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि क्या होती है, क्योंकि निबंधात्मक है तो इसमें थोड़ा ज़्यादा लिखना पड़ेगा। कितना क्या, जो भी इसमें लिमिटेड है वो तो लिखना ही होगा। निर्वाह कृषि, जिस कृषि में कृषक अपने परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए फसल उगाता है, निर्वाह कृषि कहलाती हैं। तो इसके 2 वर्ग होते हैं, गहन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि। दूसरा इसका हो जाएगा वाणिज्यिक कृषि। इस प्रकार की कृषि में फसल का उत्पादन बाजार में विक्रय हेतु किया जाता है। इसमें अधिक पूंजी तथा आधुनिक मशीनों का उपयोग किया जाता है। वाणिज्यिक कृषि में वाणिज्य अनाज कृषि, मिश्रित कृषि और रोपण कृषि आदि सम्मिलित हैं। यानी जो वाणिज्य जो कृषि है किसके लिए की जाती है, पूंजी के लिए की जाती हैं और वाणिज्य क्षेत्र में कुछ ऐसी वस्तुओं के लिए की जाती हैं। तो ये हो जाएगा वाणिज्यिक कृषि। अगला जो 20वां प्रश्न है वो क्या कह रहा है, भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों में कोई 2 मौलिक अधिकारों के बारे में विस्तार से लिखिए। कोई 2 मौलिक अधिकार है उसके बारे में बताना है। तो यहाँ पर पहला अधिकार लेते हैं हम, समानता का अधिकार। समानता के अधिकार में क्या क्या लिखेंगे, कानून की नज़र में सभी लोग समान हैं,
इसका अर्थ है सभी लोगों को देश का कानून बराबर सुरक्षा प्रदान करेगा। दूसरा क्या कह रहा है, यह अधिकार कहता है कि किसी के साथ धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। अगला क्या कहता है, खेल का मैदान, होटल, दुकान इत्यादि सार्वजनिक स्थानों पर सभी को जाने का अधिकार है। किसको? हर कोई जा सकता है व्यक्ति, वहाँ भेदभाव नहीं हो सकता। ये क्या है, आपको समानता का अधिकार देता है। अगला है, रोजगार के मामले में राज्य किसी भी के भी साथ में भेदभाव नहीं कर सकता। तो ये समानता के अधिकार के अंदर आते हैं। दूसरा अधिकार हो जाएगा हमारे स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार में क्या लिखेंगे, इस अधिकार में व्यक्ति को अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, देश के किसी भी भाग में जाने आने और रहने की स्वतंत्रता तथा कोई भी व्यवसाय, पेशा या फिर कारोबार करने का अधिकार देती हैं। तो ये अधिकार इसमें शामिल है। ये इस तरह से क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 21वां क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन है, राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में संपन्न हुआ? मत्स्य संघ में कौन कौन सी रियासतें शामिल थी? तो इसका राइट आंसर किस तरह से लिखेंगे? तो सबसे पहले तो लिखेंगे राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में पूरा हुआ। पहला चरण था मत्स्य संघ, दूसरा चरण था पूर्व राजस्थान या राजस्थान संघ, तीसरा था संयुक्त राजस्थान, चौथा था वृहद राजस्थान, पांचवा संयुक्त वृहद राजस्थान, छठा राजस्थान और सातवां अंतिम में था आधुनिक राजस्थान। इस तरह से 7 चरणों के अंदर ये राजस्थान है, इसका एकीकरण होता है। अब मत्स्य संघ के अंदर कौन सी रियासतें थी? अलवर, धौलपुर, भरतपुर और करौली, ये रियासतें इसके अंदर शामिल थी। तो इस तरह से आप पूरे पेपर का हल कर सकते हैं। जिस तरह से मैंने लिखा है आप भी उसी तरह से बुकलेट के अंदर जमा के लिखेंगे। अब यहाँ पर बात करते हैं कि ये जो पेपर हैं, इसका जो सॉल्यूशन है आप किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं, इसका पीडीएफ कैसे मिलेगा। तो पीडीएफ के लिए आप लिंक के अंदर जाएंगे, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया हुआ होगा वीडियो के नीचे। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर आप लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे और लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप सीधा पीडीएफ में चले जाएंगे और वहाँ से उसको सेव कर देंगे। या फिर आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर वहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं अगले पेपर की। तो मैंने एक साइंस का पेपर है वो अपलोड कर दिया है। तो आप मेरे चैनल पे जाएंगे और वहाँ पर वीडियो को सर्च करेंगे तो वहाँ पर आपको साइंस का पेपर मिल जाएगा। उसको भी आप नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए देख सकते हैं। तो एसएसटी के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक और थैंक यू फॉर वॉचिंग।